आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज एक ही चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के। ठीक है, उसी के सारे एमसीक्यूज हम लोग प्रीवियस ईयर जेईई नीट के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले मैं याद दिला दूं कि ड्यूअल नेचर में हम लोग को जो मेन सब टॉपिक जो पढ़ने होते थे वो होता था फोटोन मॉडल, दैट इज क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। में रेडिएशन का हम लोगों ने देखा, क्वांटम मीन्स फोटोन मॉडल ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स। फोटोन्स के रेस्ट मास चार्ज सब जीरो हैं और ये रेडिएशन मोड में होता है, मास एनर्जी अपॉन c²। ये सारे पॉइंट्स जो रिगार्डिंग फोटोन मॉडल ऑफ रेडिएशन था। साथ में हम लोगों ने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हम लोग देखते थे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस चैप्टर का ये मेन पॉइंट है और इसमें आइंस्टीन साहब का एक्सप्लेनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। फिर देखा हम लोगों ने क्या भाई, तो ड्यूअल नेचर के बेसिस पे हम लोगों ने देखा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो कि h अपॉन मोमेंटम, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो कि मटेरियल पार्टिकल का भी जब भी मोमेंटम हो, कोई भी मास m मास हो, v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो इसका मोमेंटम होगा mv, और इसके बेसिस पे डी ब्रोगली साहब ने बताया भाई कि ये मोमेंटम का एक्सप्रेशन होगा वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी रिलेशन। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में हुआ था। तो इन सब से रिलेटेड और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्पेशली कुछ ग्राफ्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ग्राफ्स इंटेंसिटी पे डिपेंडेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी, वर्क फंक्शन क्या है, ये सारे मैटर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एक क्लास में सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज किया था। उसके बाद आज तो सिर्फ एमसीक्यू की बारी है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इस पे बेस्ड एमसीक्यू। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, इसको जरा जल्दी से हम लोग एक ट्राई मार सकते हैं भाई, पॉज लगा करके आप ट्राई कर सकते हैं। कर लिया होगा ट्राई। देखो, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी दे दिया 2 न्यू नॉट, इट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट है तो उससे डबल फ्रीक्वेंसी का हमने लाइट इंसिडेंट कराया। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे ऐसा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हुआ। ठीक है भाई। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटर इज v1। अब ऐसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन इमिटर है उनका मैक्सिमम वेलोसिटी v1 है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज v1। ठीक है भाई। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 न्यू नॉट, अब हम लोग न्यू फ्रीक्वेंसी क्या कर दे भाई, 5 न्यू नॉट कर दे। पहले तो 2 न्यू नॉट था और 5 न्यू नॉट कर दिया। देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटर इलेक्ट्रॉन विल बी v2। उस कंडीशन में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो है v2। इस कंडीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी है v2, ये हमारा बन जाता है vmax। ठीक है। देन द रेशियो ऑफ v1 एंड v2, v1 और v2 का रेशियो चाहिए, v1 और v2 का रेशियो चाहिए। तो भाई स्पीड हमारा काइनेटिक एनर्जी में छुपा हुआ है और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम लोग इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के साथ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स रिलेशन। तो इस बेसिस पे हम लोग अगर चाहें तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो भाई, आइंस्टीन साहब ने बताया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि हाफ m इंटू अगर Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax हो, उससे निकला हो, तो इसका मतलब यही हमारा Kmax है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम वेलोसिटी। और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वेलोसिटी आइंस्टीन साहब ने बताया था कि वो क्या होता था भाई, तो hν माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे Kmax को लिखूंगा मैं hν माइनस वर्क फंक्शन, मान लो फाई नॉट हो। तो न्यू का वैल्यू तो दिया हुआ है फर्स्ट केस में, इन द फर्स्ट केस। चलो भाई, फर्स्ट केस के लिए हम लोग लिखें तो ये लिखूंगा मैं कि हाफ m v1 है मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू hν। न्यू कितना था भाई, तो वो वैल्यू ही रख देते हैं, 2 न्यू नॉट था। h इंटू न्यू क्या था, 2 न्यू नॉट, माइनस वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन तो h न्यू नॉट होगा भाई, वर्क फंक्शन तो h न्यू नॉट होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ m vmax स्क्वायर जो कि v1 है इज इक्वल टू h इंटू 2 न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज h न्यू नॉट। तो 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट मीन्स h न्यू नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन द सेकेंड केस, अगर हम लोग बात करें सेकेंड केस में क्या किया गया, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके 5 न्यू नॉट कर दिया। तो उस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम स्पीड v2 है, तो हाफ m v2 स्क्वायर हो जाएगा Kmax इज इक्वल टू h इंटू न्यू कितना, तो 5 न्यू नॉट, क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी तो 5 न्यू नॉट हो गया, माइनस वर्क फंक्शन तो उतना ही है, कितना भाई, तो h न्यू नॉट।
इसलिए ये कितना बच गया भाई, तो ये हो गया हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट मीन्स 4h न्यू नॉट। अच्छा भाई, तो पहले वाला इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन से देखो कि यहाँ h न्यू नॉट है और यहाँ 4 टाइम्स h न्यू नॉट है। इसका मतलब कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी टू स्क्वायर जो है हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अभी वाला, वो पहले वाले से 4 टाइम्स है। इट मीन्स ये 4 टाइम्स हाफ एम वी वन स्क्वायर है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं V1 V2 में रिलेशन हमें V1 अपॉन V2 चाहिए। ठीक है भाई, V1 अपॉन V2 चाहिए तो mm हो गया कैंसिल, और यहाँ पे हमारा V1 अपॉन V2, तो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर अगर बोले V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ हाफ कैंसिल कर देंगे तो 1/4 मिल जाएगा। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ये भी हाफ, ये हाफ से कैंसिल हो गया, तो V1 अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। इट मीन्स V1 अपॉन V2 इज 1/2। V1 अपॉन V2 इज 1/2। हमें तो V1 अपॉन V2 चाहिए था। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोगों ने देखा भाई कि ये तो 4 टाइम्स आ रहा है, पहले वाले का h न्यू था k max, अब हमारा 4 टाइम्स है k max। इसलिए ये जो k max है हाफ एम V2 स्क्वायर इट इज़ 4 टाइम्स हाफ एम V1 स्क्वायर, और इस हिसाब से V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर निकला, और इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं V1 अपॉन V2 इज 1/2। तो 1/2 वाले पे टिक कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर इसका आंसर भी देखना चाहेंगे हम लोग तो देख सकते हैं इसका आंसर भाई। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मैक्स इज इक्वल टू वर्क, ये एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है कि एनर्जी इंसिडेंट जो होता है एच न्यू, एनर्जी इंसिडेंट जो है एच न्यू, इसको ई से रिप्रेजेंट किया, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट से लिखा हुआ है और प्लस के मैक्स हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लोगों ने भी तो वैसे ही काम किया था, ये भी वही बात है कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे अगर तो वो होगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो इसी इक्वेशन पे हम लोग भी आगे बढ़े थे भाई। तो यहाँ पे देखो पहले 2 न्यू नॉट कर दिया गया, उससे मिला हमें के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, हम लोग को भी आया था। और यहाँ पे देखो हाफ एम V2 स्क्वायर आया, वो 4 टाइम्स आया, रेशियो लेंगे तो 1/4 आ गया, और इसलिए V1/V2 1/2 हो गया, और ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है भाई, इसमें कोई परेशानी नहीं, वही काम किया गया है। इसलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इस पे ट्राई किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये ऑप्शंस जो दिए हैं वो है 5.9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6.7 वोल्ट एंड 1.1 वोल्ट। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। If the maximum kinetic energy of emitted photoelectron from a metal surface of work function 2.5 electron volt, ये है work function, is 1.7 electron volt, it means this is k max। भाई जो सेंटेंस लिखा है उसके अकॉर्डिंगली k max है हमारा, ये कितना 1.7, और ये हमारा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। If the maximum kinetic energy of emitted electron from a metal surface of work function 2.5 is 1.7, k max जो है वो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। If the wavelength of the incident radiation is halved, अब वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन हाफ कर दिए, पहले वाले के रिस्पेक्ट में हाफ कर दिए। वेवलेंथ को हाफ करने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को डबल करना, क्योंकि भैया c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। ये c तो हमारा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, कुछ नहीं बोला जाता है, एयर में ही बात होती है। इफ़ वेवलेंथ इज हाफ्ड इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज डबल। इफ़ वेवलेंथ इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वेवलेंथ, इसका मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी डबल ऑफ पहले वाला फ्रीक्वेंसी। इस तरह से बनेगा भाई, ठीक है। अब इसके हिसाब से अब करना है कि देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया है और के मैक्स दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि अगर हम लोगों ने इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ हाफ्ड कर दिया, दैट इज फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो तो हमें के मैक्स से रिलेटेड है भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन ये जितना एनर्जी फोटोन लाया माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है भाई, तो ये जो के मैक्स है हमारा, जो के मैक्स फर्स्ट वाले कंडीशन में दिया हुआ है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इज इक्वल टू एच न्यू, तो जितना एनर्जी लाया होगा माइनस वर्क फंक्शन तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई। इसलिए जो इंसिडेंट एनर्जी है एच न्यू जो है पहले का इंसिडेंट एनर्जी वो कितना हो गया भाई, तो 1.7 प्लस 2.5, इट मीन्स हो गया ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द इंसिडेंट एनर्जी, ये है हमारा इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एनर्जी लेकर के आ रहा है और इंसिडेंट कर रहा है ये है। अब सेकंड केस में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को हमने डबल किया, वेवलेंथ हाफ मीन्स फ्रीक्वेंसी इज डबल। तो सेकंड केस में क्या हुआ भाई, तो फ्रीक्वेंसी हमारा डबल्ड हो गया है। तो अब डबल फ्रीक्वेंसी लेके आ रहे हो तो अब बताना है तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो डबल अगर लेके आ रहे हैं तो केमैक्स क्या होगा भाई, केमैक्स में ही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल छुपा होता है। केमैक्स इज इक्वल टू ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो कितना होता है, तो एच इंटू न्यू जो एनर्जी लेके आया माइनस वर्क फंक्शन, यही तो होता है केमैक्स। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं भाई, यहाँ से हम लोग काम करें तो यह हो गया केमैक्स। ठीक है भाई, केमैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें निकालना है, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट का वैल्यू तो हमारा डबल हो चुका है पहले से रिस्पेक्ट में, ये डबल हो चुका है, मीन्स एच इंटू 2 न्यू ये हो चुका है, माइनस वर्क फंक्शन कितना भाई, तो वर्क फंक्शन तो 2.5 था, वर्क फंक्शन तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू का वैल्यू पता है तुम्हें, एच न्यू का वैल्यू निकाल चुके हो 4.2, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे डेट इज कितना हो गया, तो 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So E into V naught stopping potential is equal to 5.9 electron volt. It means stopping potential is 5.9 volt. E यहाँ भी है समझो, और ये stopping potential हो गया 5.9 volt. तो ये 5.9 volt is the value of stopping potential. तो 5.9 volt पे टिक लगा देंगे और ये मिल जाएगा आंसर। करना क्या था, तो सिंपली काम ये करना था, जो फर्स्ट सेंटेंस बोला उसके हिसाब से काम किया हम लोगों ने। तो ये तो भाई आइंस्टीन का इक्वेशन है ही, इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इससे हमने फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट केस की बात की। फर्स्ट केस में 1.7 था हमारा केमैक्स, और फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दिया था, 2.5 वर्क फंक्शन था, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इंसिडेंट एनर्जी ऑफ अ फोटोन हम लोगों ने निकाल लिया। नाउ द वेवलेंथ इज हाफ्ड, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी गेट्स डबल्ड, और फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो गया तो डबल एनर्जी लेके आया। तो अब इस कंडीशन में केमैक्स क्या होगा भाई, तो केमैक्स तो इस तरह से निकालेंगे, ये एच न्यू नॉट वेयर न्यू नॉट 2 टाइम्स है पहले वाला फ्रीक्वेंसी के, तो इस तरह से हम लोगों ने 2 न्यू रखा और माइनस वर्क फंक्शन जो दिया था 2.5 वो यूज़ करेंगे और काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये टिक लगा देने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आ गया 3 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसको ट्राई किया जाए। रेडी 1 2 3, ट्राई करके जल्दी से हो जाएंगे फ्री। चलो भाई, तो क्वेश्चन में लिखा है इन फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पासेस थ्रू मरकरी वेपर। चलो भाई, ये मान लो मरकरी वेपर है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, तो एनर्जी है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन इधर से पास किया थ्रू द मरकरी वेपर एंड इमर्जेज विद एन एनर्जी ऑफ, और यहाँ से जो निकल रहा है अब इलेक्ट्रॉन, तो उसका एनर्जी है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी लेकर के निकला ये। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड बाई मरकरी एटम इज क्लोज टू। अब ये जो मरकरी एटम इसमें हैं उनका पूछ रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन्स इमिटेड क्या होगा। ये मरकरी वेपर है, मान लो मरकरी मिलेंगे रास्ते में भाई, तो कह रहा है मरकरी जो हमारा मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाई मरकरी, जो मरकरी हमारा फोटोन्स इमिट करेगा उसका मिनिमम वेवलेंथ का मतलब हो गया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जो ये एनर्जी निकालेगा भाई, एनर्जी जो निकालेगा
फोटोन, ये जो फोटोन इमिट करेगा, जो मरकरी फोटोन इमिट करेगा उसका एनर्जी क्या होगा भाई, तो hc/λ। तो मिनिमम का मतलब क्या है, ये अगर मिनिमम है, जो पूछ रहा है मिनिमम वेवलेंथ, इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी। मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है भाई, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन, तो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी कितना, मैक्सिमम एनर्जी कितना लेके निकलेगा, फोटोन का मैक्सिमम एनर्जी अगर पता लग जाए तो हमें मिनिमम वेवलेंथ मिल जाएगा। तो देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्ट्राइक कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर मरकरी वेपर से जा करके उधर निकल रहा है, तो इधर एनर्जी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब इसका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गया। तो इसका मतलब बाकी एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ मरकरी वेपर, तो इट मीन्स मरकरी के किसी एटम में ट्रांसफ़र हुआ, और एटम में कौन, इलेक्ट्रॉन ही होंगे जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको स्ट्राइक किया, उसको कुछ एनर्जी दे दिया। मतलब समझो, एक अगर मान लो यहाँ पे मरकरी है, इसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इधर से आया, इसके इलेक्ट्रॉन को इसने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके ये अपना इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसका एनर्जी 0.7 रहा और यहाँ पे इसका 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा। पहले 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी था और स्ट्राइक करने के बाद दैट इज, मान लो इस इलेक्ट्रॉन से इसने स्ट्राइक किया, उसके बाद इधर से एनर्जी इसका 0.7 हो गया। तो लॉस हुआ, वो किसको ट्रांसफ़र हो गया, जो लॉस ऑफ एनर्जी वो गया कहाँ, तो जिस इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को इसने स्ट्राइक किया उसको दे दिया एनर्जी। तो उसको दे दिया एनर्जी, इसका मतलब कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे। अब देखो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन को कोलिजन हुआ और उससे इसको एनर्जी मिला, तो ये कोलिजन होकर के अपना यहाँ एक्साइटेड स्टेट में गया। एनर्जी जो मिला इसको, रिसीव्ड एनर्जी अगर बोले, रिसीव्ड एनर्जी कितना है, तो 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के आया था और 0.7 ही लेकर के जा रहा है। इट मीन्स ये कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने एनर्जी दे दिया। 5.6 माइनस 0.7 अगर करें तो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने एनर्जी इसको दिया और ये 4.9 लेके चला आया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। वेपर जो मरकरी के एटम में मिला है, मरकरी वेपर यानी कि मरकरी का जो वेपर है एटम के फॉर्म में ये निकल रहा होगा, उस पर स्ट्राइक किया तो एक इलेक्ट्रॉन गया। अब यहाँ से वापस आएगा तो ये भी हो सकता है कम एनर्जी वाला, ये भी हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा एनर्जी वाला, और ये भी ग्राउंड स्टेट में जा सकता है। तो मैक्सिमम एनर्जी वाला यही होगा जो यहाँ से सीधा ग्राउंड स्टेट में आए। इट मीन्स इसका जो एनर्जी होगा, जो मैक्सिमम एनर्जी यानी कि मिनिमम वेवलेंथ वाला होगा, वो पूरा का पूरा वापस आएगा। इट मीन्स जितना एनर्जी लिया था उतना एनर्जी पूरा का पूरा इमिट कर दे। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर इमिटेड फोटोन फ्रॉम मरकरी वेपर, तो मैक्सिमम एनर्जी वाला जो होगा वो मैक्सिमम एनर्जी कितना, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला होगा। और 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है hc/λ मिनिमम। hc/λ मिनिमम जो फोटोन्स का एनर्जी होगा वो हो गया हमारा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे हम लोग लैम्डा मिनिमम निकाल सकते हैं। लैम्डा मिनिमम यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा, तो hc डिवाइडेड बाई 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब इसका वैल्यू हम लोग यूज़ कर सकते हैं भाई, जिस फोटोन का एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसका तो हम लोग वेवलेंथ वैसे भी निकाल सकते हैं। इनमें सबके वैल्यूज डालोगे और वैसे भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि वेवलेंथ जो होता है 1 2 3 4 5 या 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग बात करें एनर्जी की, एनर्जी होता है hc का, ये है रिलेशन। जब हम लोगों का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो ये वाला मिलेगा एंगस्ट्रम में। 1 2 3 4 5 बोले या 1 2 5 0 0 भी कुछ बुक वाले ऐसे यूज करते हैं भाई। वेवलेंथ और एनर्जी में 1 2 5 0 0 ऐसे लोग याद रख लेते हैं, और एनर्जी हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये वेवलेंथ आएगा एंगस्ट्रम में। तो हम लोग को एनर्जी पता लग चुका है, तो इसका वेवलेंथ क्या हम लोग नहीं बता सकते? जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उसका वेवलेंथ हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ उसका हो जाएगा, यानी कि मिनिमम जो वेवलेंथ हमें चाहिए था वो मिनिमम वेवलेंथ हो गया 12500 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी जो कि कितना था भाई, तो 4.9 था, 4.9। तो ये आप देख लो 4.9 को अप्रॉक्सीमेटली अगर 5 समझा जाए तो 5 समझेंगे तो 5
2 जा 10 2 25, इस तरह से इतना एंगस्ट्रम, ऑलमोस्ट ये एंगस्ट्रम, एंड दिस विल बी इक्वल टू 250 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में ऑप्शन दिया होगा तो 250, एंगस्ट्रम में दिएगा तो 2500 नैनोमीटर में दिया है, तो इसका मतलब 250 नैनोमीटर। तो 250 नैनोमीटर का ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे हम लोग। भाई वेपर इलेक्ट्रॉन आया, मरकरी वेपर से स्ट्राइक किया, मरकरी वेपर के स्ट्राइक करने का मतलब है किसी एक इलेक्ट्रॉन को इसने एनर्जी दे दिया, कोलिजन जिसके साथ हुआ एनर्जी दिया, कुछ एनर्जी दिया और बाकी अपना लेके चला आया, इधर निकल गया। तो कोलिजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो एनर्जी इससे ले सकता है वो यही ले सकता है, कितना भाई, तो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और वो जब ग्राउंड स्टेट पे, जब वो इनिशियल स्टेट में मैक्सिमम एनर्जी जब वो जो रिसीव किया वो पूरा का पूरा एक बार में दे, तो वही मैक्सिमम एनर्जी यानी कि मिनिमम वेवलेंथ वाला होगा। इट मीन्स 4.9 का सीधा डायरेक्ट दे। तो इस हिसाब से हम लोगों ने निकाल लिया कि वेवलेंथ कितना होगा, तो वो वेवलेंथ विल बी मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू 250 नैनोमीटर। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर भी हम लोग चाहें तो देख सकते हैं। चलो इसका आंसर ही देख लेते हैं पहले। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन hc बाई एनर्जी, hc बाई लैम्डा जैसे होता था एनर्जी, hc बाई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू hc बाई एनर्जी। एनर्जी कितना 5.6 माइनस 0.7 यानी 4.9 और 1240, अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो 1240, एंगस्ट्रम में लिखेंगे तो 12500, ऐसा लिख देते हैं। 12400 बोलो या 12500 बोलो, ये आ गया वैल्यू क्या आया, अप्रॉक्सीमेटली 250 नैनोमीटर। नैनोमीटर में लिखेंगे तो 1240, एंगस्ट्रम में लिखेंगे तो 12400 डिवाइडेड बाई वही 4.9, तो इससे हमें मिल गया। ठीक है भाई, इसको हम लोग डिलीट करते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो इसको ट्राई किया जाए। लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एक बार ट्राई कर लो भाई पॉज लगा करके। लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटोन्स हैव एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और फोटोन्स का एनर्जी, ये मान लो कोई मेटल सरफेस है, ठीक है भाई। तो लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी whose photons have energy 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बार 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली सक्सेसफुली इलिमिनेट्स ए मेटेलिक सरफेस। एक मेटेलिक सरफेस को ये सक्सेसफुली इलिमिनेट कर रहा है भाई, सक्सेसिवली इलिमिनेट कर रहा है, मतलब एक बार ये इलिमिनेट किया, फिर ये एक बार ये इलिमिनेट किया, ठीक है भाई। मेटेलिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा भाई, इसका वर्क फंक्शन भी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड मतलब इस कंडीशन में जब मैक्सिमम स्पीड मिल रहा होगा वो, और इस कंडीशन में जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम स्पीड होगा v2, उसका रेशियो क्या होगा। तो देखो बहुत इजी है। अगर हम लोग बात करें इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई करें, ऑब्जर्वेशन मेथड बोलने का यहाँ ये सेंस है कि अगर बिना कैलकुलेशन के आगे बढ़ना चाहें तो आप देखो, थोड़ा सा सोचो कि मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन दिया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्ट्राइक कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो केमैक्स जो लेके निकलेगा ये इंसिडेंट एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 0.5 तो वर्क फंक्शन निकल गया, तो ये केमैक्स जो होगा K1 मैक्स अगर बोलें, फर्स्ट कंडीशन में जो मैक्सिमम स्पीड होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1² होगा, वो हमारा कितना होगा भाई, तो 1 माइनस 0.5, 0.5 ही तो होगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आया और 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है, इसलिए यही लेके मिलेगा हमें k मैक्स, डिफरेंस ऑफ द टू, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और एच न्यू था हमारा, वो तो मन में आप सोचोगे अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आया है, 0.5 तो खर्च हो गया, तो k मैक्स तो हमारा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आए हो, माइनस 0.5 वर्क फंक्शन है, इसलिए ये मिलेगा कितना, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिला। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
स्ट्राइक किया है, उस फोटोन का एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन वर्क फंक्शन में 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होगा। इसका मतलब इसका के मैक्स क्या हो जाएगा, K2 मैक्स का क्या हो जाएगा भाई, तो K2 मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम V2 स्क्वायर। वो कितना होगा भाई, तो 2.5 माइनस 0.5, 2.5 माइनस 0.5, इट मीन्स हमें क्या मिला भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये मिला। ठीक है भाई। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग अब स्पीड का, तो भाई कैलकुलेशन कम करना चाहते हैं, तो ये सब मेंटल कैलकुलेशन की बात थी। 1 लेके आया, 0.5 तो खर्च ही हो गए भाई, तो के मैक्स जो मिलेगा 0.5 का, इधर के मैक्स क्या मिलेगा, 2.5 में से 0.5 यानी 2, इधर 0.5 मिल रहा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है, मीन्स इससे 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी जो 4 टाइम्स मिल रहा है, तो स्पीड इसका मतलब डबल होगा। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स मिल रहा है, इट मीन्स स्पीड विल बी डबल, तो इधर का स्पीड डबल होगा। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड निकालने हैं, तो डबल मतलब 1:2 हो जाएगा। तो आंसर तो आप जल्दी से कर देंगे 1:2। फिर भी कैलकुलेट करके दिखाना चाहेंगे, अगर दिखाने की ज़रूरत है तो पहले आप ये निकालोगे K1 मैक्स यानी हाफ एम V1 स्क्वायर हाफ एम V2 स्क्वायर, ये मिला हमें, तो रेशियो लेंगे भाई हाफ एम V1 स्क्वायर अपॉन हाफ एम V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था हमारा 0.5, ये था हमारा 0.5 और ये वाला था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, इसलिए V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, इट मीन्स V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा 1:2 का आंसर कर देंगे। रेशियो ऑफ स्पीड, मैक्सिमम स्पीड का जो रेशियो होगा वो ये 1:2, तो 1:2 वाले पे टिक कर देंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर भी देखना चाहेंगे अगर आंसर, तो देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन hν माइनस वर्क फंक्शन, where hν is the energy of incident photon and φ0 is work function, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर hν माइनस वर्क फंक्शन, पहले केस में हाफ एम V1 स्क्वायर 1 माइनस 0.5 0.5, 2.5 माइनस 0.5 2। अच्छा भाई, स्पीड का रेशियो निकाला 1/4 मिल गया 1/2, बिल्कुल ठीक है भाई, यही हम लोगों को भी मिला था, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो भाई, JEE मेन में आया वो क्वेश्चन है, इसको जल्दी से एक बार हम लोग ट्राई कर लें, एक बार सोच लें, एक बार सोच लो क्या करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए लाइट वेव इज गिवन एट द ऑरिजिन, ऑरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा लाइट वेव का मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन दिया हुआ है ऐसे, ये है हमारा लाइट वेव। इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन सिल्वर प्लेट, सिल्वर प्लेट है ये, और ये लाइट इस पे फॉल किया, ये वाला लाइट फॉल किया, हैविंग वर्क फंक्शन ऑफ 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका वर्क फंक्शन जो है वो है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ से जो निकलेगा उसका मैक्सिमम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अच्छा वी मैक्स नहीं पूछ रहा है, के मैक्स पूछ रहा है, ठीक है भाई, के मैक्स पूछ रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का मिलता है वो तो मिलता है, कितना एनर्जी लेके आया माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी कितना लेके आया वो तो हमें नहीं पता, अभी तो उसका इक्वेशन दिया हुआ वर्क फंक्शन, लेकिन जरूर 4.7 दिया हुआ है, तो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है, लेकिन ये एनर्जी कितना लाया, फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है, वेवलेंथ दिया होता तो hc/λ लिख देते, वेवलेंथ भी नहीं दिया, एक इक्वेशन दे करके छोड़ दिया हुआ। अच्छा, तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो भैया ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन में क्या क्या होता है छुपा हुआ, तो एक एम्पलीट्यूड छुपा हुआ होता है, इस एम्पलीट्यूड से हम लोग चाहें तो एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड निकाल सकते हैं, हाफ एम B0 स्क्वायर EM वेव के प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है, हमें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उस फोटोन का एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए हमें, तो इसका वेव नेचर से मतलब नहीं, हमें इसका पार्टिकल नेचर, दैट इज इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन होंगे उसका हमें चाहिए एनर्जी। तो वो एनर्जी तो भाई वो एनर्जी होता है hν या hc/λ, मीन्स हमें वेवलेंथ मिल जाए या फ्रीक्वेंसी मिल जाए।
तो इसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब तो है छुपा हुआ। ये वाला एम्पलीट्यूड होता है, ये वाला होता है साइन ओमेगा टी, और ये है साइन ओमेगा टी, और ये भी है प्लस साइन ओमेगा टी, यही तो है साइन ओमेगा टी। ऑरिजिन पे हमारा दिया हुआ है, ऑरिजिन मतलब x इक्वल टू 0 वाले पे दिया हुआ है, ये साइन ओमेगा टी प्लस एक और साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ओमेगा तो यही है, ओमेगा तो यह है, यहाँ से निकालें ओमेगा चाहे यहाँ से निकालें ओमेगा। 3.14 इंटू 10 C, 6.28 इंटू 10⁻⁷ C। कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि वहाँ से इधर डबल किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कोई एक ही देना चाहिए था या दो बार दे दिया है? कोई एक ही देना चाहिए था, दो बार ऐसा देने की ज़रूरत नहीं थी। ये ऐसे तो इसका आंसर देखेंगे तो हम लोग को पता लग जाएगा, बट हम लोग अभी के लिए क्या बोलें, तो अभी के लिए हम लोग मानेंगे यही, इतना ही माने। क्यों? क्योंकि बी ने और साइन ओमेगा टी x इज इक्वल टू 0 पर का ऑरिजिन पे दिया गया है, तो x इक्वल टू 0 याद होगा, एक वेव होता था, वेव EM वेव अगर हम लोग लिखते हैं तो E इज इक्वल टू या B इज इक्वल टू लिखते हैं, तो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस KX ऐसा करके लिखते हैं। तो जब ऑरिजिन पे दे दिए तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया एट ऑरिजिन। बचा क्या? बी नॉट साइन ओमेगा टी, दैट्स इट। तो बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक और साइन ओमेगा टी क्यों? तो इसमें यहाँ पे ओमेगा 1 है, यहाँ पे ओमेगा 2 है। अगर दोनों सेम होता तो एक बात भी होती। तो ये ऐसा इक्वेशन सही नहीं होगा, खाली एक ही लेके काम चलेंगे। अब चाहे ये लेते या ये लेते, तो मैं ये मान के चलूँगा कि ये मिस्टेक से टाइपिंग हो गया या टाइपिंग वाले ने 2 बार कर दिया है, क्योंकि इक्वेशन जो बनेगा वो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस KX होता था। तो x तो ऑलरेडी 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद लाइट वेव गिवन एट द ऑरिजिन पर का लाइट वेव ये है। तो इसलिए बी नॉट साइन ओमेगा टी लेके चलेंगे। तो ओमेगा हमारा दिया हुआ है, ओमेगा जो दिया हुआ है इसी को मान के चलेंगे। ये वाले को हम लोग कैंसिल समझते हैं, मीन्स ओमेगा 2 नहीं है भाई, एक ही ओमेगा है, और ओमेगा होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा यहाँ पे है 3.14 इंटू 10⁻⁷ C, टी का जो कोफिशिएंट होता है, तो C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल टू 2π इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा 2π से डिवाइड करेंगे 3.14 इंटू 10⁻⁷ C डिवाइडेड बाई 2π मीन्स 6.28। कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो गया 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 इंटू C। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो इतना फ्रीक्वेंसी का ये इंसिडेंट हुआ, इतने फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट हुआ। तो अब हम लोग ये इंसिडेंट का एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट वाला एनर्जी हमें चाहिए, ये वाला चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे भाई? तो इसी से निकालेंगे। इट मीन्स ये जो एनर्जी है हमारा h न्यू, ये एनर्जी कितना होगा? तो ये एनर्जी हो जाएगा h इंटू न्यू, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, इंटू न्यू। अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू रखना पड़ेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू रखना पड़ेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू दे दिया है तो रख देंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ऐसा रख देंगे। और न्यू का वैल्यू आया है 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 इंटू C मीन्स 3 इंटू 10⁸। ये इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी वैल्यू आएगा उतना जूल हो जाएगा। जो एनर्जी ये आएगा h न्यू जो आएगा वो जूल में आएगा, और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और ये मतलब ये कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ये तो आपको करना पड़ेगा। 3/2 मीन्स 1.5 इंटू 10⁻⁷, जो भी आया ये जूल में आया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करने पड़ेंगे, तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इसमें डाल दोगे, -4.7 करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। फिर से बता देता हूँ, कैलकुलेशन तो देख लेंगे। इंसिडेंट एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन में हम लोगों का फ्रीक्वेंसी छुपा हुआ है, ओमेगा छुपा हुआ है, तो ओमेगा हमने पकड़ लिया, और यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आया, ये टी का जो कोफिशिएंट है 3.4 इंटू 10⁻⁷ C,
ये मिला 2 पाई न्यू। न्यू का वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, और इस तरह से न्यू का वैल्यू रख करके हम लोगों ने एनर्जी इंसिडेंट फोटोन का निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़रूरत था क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ऑप्शन में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट किए, ये तो एच न्यू जूल आ जाएगा। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, तो 1 जूल होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये 1.6 × 10⁻19 को डिवाइड करेंगे, मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आ गया, मान लो वैल्यू आ गया 9.7, तो 9.7 - 4.7 हो जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगर ये कुछ और आ गया 10.7 आ गया तो -4.7 करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। जो भी आना होगा आ जाएगा। इसका हम लोग देख लेते हैं आंसर में क्या कहता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड फॉर मैक्सिमम एनर्जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड, तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड ये लिख दिया, दूसरे वाले ओमेगा का डिवाइडेड बाय दिस 2 न्यू। मतलब ये क्या किया, देखो क्वेश्चन में एक ये है और एक ये है। हम लोगों ने एक मान के चला था, ये समझा कि 2-2 का है, ये भी है और ये भी है, तो ज़्यादा एनर्जी वाला ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा एनर्जी, तो ये कम फ्रीक्वेंसी वाला, इससे ये डबल फ्रीक्वेंसी वाला है, तो इसी को पकड़ लिया कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, ये एनर्जी ले लिया, तो इसको ले लिया इसने। हम लोगों ने इसको लेके चला था, इसने इसको ले लिया। अगर दोनों रहेंगे मतलब 2 वेव, फिर एक वेव नहीं हुआ, एक वेव ये हुआ और दूसरा वेव एक और है जो इतना ही एम्पलीट्यूड का है, एक और वेव है। तो जब एक और वेव है तो जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होगा वो ज़्यादा एनर्जी, इसका फोटोन का एनर्जी h इंटू ये न्यू है, लेकिन इस न्यू से ये वाला डबल है। 2 पाई न्यू होता है ना, 2 पाई न्यू इंटू टी, ओमेगा इंटू टी मीन्स 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है वो ये है यहाँ पे। इस वाला दूसरा वेव के लिए है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है वो 6.28 इंटू दिस, यहाँ पे इससे डबल है ये। इट मीन्स वी हैव 2 वेव्स। क्वेश्चन में तो क्या दिया है लाइट वेव, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि 2 लाइट वेव है, एक ये भी है एक ये भी है, समझो 2 बल्ब हैं, एक का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो दूसरे का 2 ओमेगा है। तो अब इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी वाला कौन होगा, एक तो हमारा कम एनर्जी दे रहा है, दूसरा लाइट सोर्स ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, तो ज़्यादा वाले को पकड़ लेंगे। हम लोग तो यही लेके चल रहे थे कि चलो भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एक वेव अगर है तो एक ही तो होगा, कोई भी एक चाहिए होगा, तो हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया भाई कि एक ही को पकड़ गए। यहाँ लिखा भी था कि एक वेव है भाई, लेकिन चलो ये 2 कॉम्बिनेशन है, तो जब कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब 2 लाइट सोर्स है, एक समझो कि ब्लू कलर का है, एक समझो रेड कलर का है, दोनों लाइट सोर्स हैं। अब दोनों में से एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है कोई एनर्जी, कोई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है एनर्जी, क्योंकि इससे फ्रीक्वेंसी डबल है, फ्रीक्वेंसी डबल मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन्स डबल। तो एक लाइट सोर्स हमारा कम एनर्जी दे रहा है फोटोन का, दूसरा लाइट सोर्स ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, तो केमैक्स की बात करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग केमैक्स अलग होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग केमैक्स अलग होगा। ज़्यादा केमैक्स किसका होगा, इसके लिए। तो हमें जब निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, या 2 वेव है, यहाँ पे लिखना चाहिए था 2 लाइट वेव्स, इस तरह से हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड तो सेम है बट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डबल है, तो फिर इसको पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं है। हम लोग जो ओमेगा 1 लेके चले थे ओमेगा 2 वाले को लेके चलेंगे, अगर दोनों वेव रहेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा वाले को लेके चलेंगे। तो हम लोग जो ओमेगा 1 को पकड़े थे ये ओमेगा 2 वाले को पकड़ लेंगे इसको, तो इसके बेसिस पे निकाल लेंगे। ये है फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 पाई एफ, ये है फ्रीक्वेंसी मतलब ये है हमारा ओमेगा 2 यानी कि ये 2 पाई एफ है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई 2 तो 6.28 × 10⁻7 c डिवाइडेड बाई 2 पाई मीन्स 6.28, 2 पाई मीन्स 6.28 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 × 10⁸ और ये 3, तो 3 × 10⁸ और 7 15 हो जाएगा, 3 × 10⁻15 हो जाएगा। वही काम इसमें किया गया है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज फॉर मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी के लिए जो लाइट यूज करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी 6.28 डिवाइडेड बाई दिस, यही 6.28 कैंसिल हुआ, मिल गया ये मिला हमें फ्रीक्वेंसी। इसलिए एनर्जी कितना मिलेगा, तो एच न्यू, एच का वैल्यू दिया था, न्यू का वैल्यू निकाल के डाल दिया इसमें, तो एच न्यू ये हो गया।
तो एच न्यू इतना जूल में आया, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। देखो 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया और इससे मिल गया हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल गया तो फिर तो भाई सब्ट्रैक्ट कर लो, इतना एनर्जी लेके आया था, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था वर्क फंक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7.72 हो जाएगा। तो यही काम, लॉजिक तो सेम हम लोगों ने भी किया है। हम लोग पहले वाले को पकड़ के चले थे, उसके हिसाब से काम किए थे। दूसरे वाले को पकड़ेंगे तो दूसरे वाले के हिसाब से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी मिला था ये, तो जब फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा तो h से मल्टीप्लाई करेंगे, h इंटू दिस। तो अभी ये हाफ वाला नहीं आएगा तो c × 10⁻15 आ जाएगा। उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। यही काम किए, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन। तो इसमें भी यही काम किया हुआ है। एनर्जी को निकाल लिया गया hc/λ से, पहले फ्रीक्वेंसी निकाला गया, फिर हमारा एनर्जी निकाले, फिर सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया कि मैक्स क्या होगा। यहाँ पे बड़े वाले, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले, यहाँ 2-2 वेव आ गए, 2-2 वेव आ चुके थे, इसलिए बड़े वाले को लिया। क्योंकि यहाँ पे था b = b0 और साइन ω/t प्लस साइन 2ω/t, ऐसे था। अब 2-2 वेव हो गया, एक ये वेव हो गया और एक ये हो गया, b0 × साइन 2ω/t, मतलब 2 लाइट सोर्स हो गए, एक L1 हो गया, एक L2 हो गया। इसके लिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी 2ω है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ज़्यादा एनर्जी, एक हमारा एनर्जी कुछ लेके आ रहा है h न्यू, और दूसरा जो है लाइट सोर्स L1 है, ये L2 है। दूसरा एनर्जी जो लेके आ रहा है h × 2 न्यू लेके आ रहा है, क्योंकि उसका डबल फ्रीक्वेंसी है। इस तरह से ज़्यादा एनर्जी लेके आ रहा है, ये कम एनर्जी लेके आ रहा है, दोनों एक ही मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो kmax मिलेगा वो कम मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो kmax मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोगों को kmax निकालना है तो इसी का पकड़ेंगे, इसलिए इसी का एनर्जी यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, इस हिसाब से आगे बढ़े हम लोग। अब चलो, अब देखा जाए, एक और क्वेश्चन आ गया भाई। ये क्वेश्चन जेईई मेन का अगेन क्वेश्चन है, चलो इस पे ट्राई किया जाए। इफ द de Broglie wavelength of an electron is equal to 10⁻³ टाइम्स, अच्छा जो कह रहा है वो लिखा जाए। de Broglie wavelength of electron is, de Broglie wavelength of an electron, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है भैया, ये मूव करता है। तो ठीक है, इफ de Broglie wavelength of an electron is equal to 10⁻³ टाइम्स, 10⁻³ टाइम्स the wavelength of photon of frequency this, ठीक है, 10⁻³ टाइम्स वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, फोटोन के वेवलेंथ से ये इतने एनर्जी का, तो 10⁻³ टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अच्छा भाई, तो वेवलेंथ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी हमारा, इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन ये दिया हुआ है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। स्पीड ऑफ लाइट दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो क्वेश्चन में ये हिंट तुम्हें दे दिया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो 10⁻³ टाइम्स वेवलेंथ ऑफ फोटोन है। तो ठीक है भाई, इसके हिसाब से काम करें। फोटोन का फ्रीक्वेंसी ये दिया है, तो वेवलेंथ हम लोग फोटोन का तो निकाल सकते हैं। सी फोटोन के लिए c = ν अप्लाई करेंगे, इसलिए वेवलेंथ ऑफ फोटोन मिल जाएगा हमें। फोटोन का वेवलेंथ हो जाएगा c/ν। c है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी है इसका 6 × 10⁻14। इट मीन्स क्या हो गया, ये 0.5 × 10⁻, कितना हो गया भाई, तो ये इधर जाएंगे -6। इतना मिल गया वेवलेंथ फोटोन का। अब क्योंकि ये सारे SI में हैं, इसलिए भी ये भी SI में आएगा, तो वेवलेंथ इतना मीटर का हो गया। तो वेवलेंथ इस फोटोन का क्या हो गया, तो 10⁻³ इंटू वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो कि आया है 0.2 मीन्स हाफ इंटू 10⁻6 मीटर। इट मीन्स क्या हो गया ये, तो हाफ इंटू 10⁻⁹ -3 और -2 -9 मीटर, ये है वेवलेंथ। तो स्पीड बताने हैं,
स्पीड कैसे बताएं, वेवलेंथ पता है तो स्पीड कैसे बताएं। तो वेवलेंथ और स्पीड में ये रिलेशन तो कम से कम है, मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ होता है, फोटोन के लिए भी होता है और इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा मोमेंटम, क्योंकि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो भाई मूव करता है तो इसका मोमेंटम mv, h अपॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, तो ये था हाफ इंटू 10⁻⁹ ये है। इसलिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई, तो h डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ये 0.5 इंटू 10⁻⁹ ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेने पड़ेंगे। h का वैल्यू दिया ही है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है भाई 9.1 इन 10⁻31। अब ये वैल्यू तो भाई कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और यह 0.5 इन 10⁻⁹ जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। किया क्या, लॉजिक समझे। वेवलेंथ ऑफ फोटोन हमने निकाल लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन दिया है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन दिया है तो ये रिलेशन तो भाई वैलिड है इसके लिए, फोटोन्स के लिए। तो ये फोटोन का वेवलेंथ हमने निकाल लिया, वेवलेंथ निकल गया तो इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ मिल जाए तो हमें स्पीड निकालना है, मीन्स मोमेंटम से स्पीड आएगा, तो मोमेंटम हमने पकड़ लिया। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया स्पीड का वैल्यू। इसका देखो, इसका आंसर क्या है, 7 नंबर का C, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज C अपॉन न्यू। ठीक है भाई, वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकाला, C अपॉन फ्रीक्वेंसी। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है h अपॉन mv, बिल्कुल होता है। तो v क्या होगा, v हो गया h अपॉन m इंटू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, h अपॉन मास और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास तो है, और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला गया था 10⁻⁻3। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताया गया था कि भाई 10⁻³ टाइम्स वेवलेंथ ऑफ, -3 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन वो तो C अपॉन न्यू है, जो हम लोगों ने भी निकाल रखा था, C अपॉन न्यू वैल्यू निकाल रखे थे। इसमें क्या किया गया कि भाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁻³ टाइम्स वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन C अपॉन न्यू, C अपॉन न्यू, यहाँ देखो C अपॉन न्यू किया हुआ है। तो वही वैल्यू देखो वही आ गया जो हम लोगों ने लिखा था, सेम वैल्यू 6.63, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये अपॉन 9.1 इन 10⁻⁻31। ठीक है भाई, और ये आ गया 0.5, ये वाला जो पहले हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं 10⁻⁹, ये वाला इतने का कैलकुलेशन वो ये है, पहले ही कर रखे थे हम लोग। काम तो वही किया गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, काम वही हुआ है। यहाँ पे भी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ देखो, यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ C अपॉन न्यू, वही तो C अपॉन न्यू से हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर निकल गया तो यहाँ पे मास इंटू इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ तो होता है 10⁻³ इंटू वेवलेंथ ऑफ फोटोन, 10⁻³ इंटू वेवलेंथ ऑफ फोटोन था C बाई न्यू, तो वही लिखा हुआ है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 10⁻³ इंटू C अपॉन न्यू, इंटू C अपॉन न्यू वाला ऊपर चला गया, और h है ही, m है ही, बस कैलकुलेशन सेम है तो 4.13 आ गया। सेम कैलकुलेशन कर देने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर देख लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन एक रह गया, इसको देख लेते हैं। चलो इसको जल्दी से ट्राई कर लिया जाए। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है भाई, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल इज चेंज फ्रॉम 300 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है भाई, वेवलेंथ जो है वो 300 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर टू, मान लो ये λ1 है तो λ2 400 नैनोमीटर कर दिया गया।
द डिक्रीज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज क्लोज टू, डिक्रीज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में डिक्रीज क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है भाई, वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट, पहले जो था इसका वेवलेंथ लाइट इंसिडेंट का था वो 300 नैनोमीटर था, अब उसको चेंज कर दिया, अब हम लोगों ने इधर से दिया इसका दूसरा वेवलेंथ जो है वो हमारा 400 नैनोमीटर है। ठीक है भाई, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड होता है केमैक्स से। फर्स्ट केस में लिखते हैं अगर इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो भाई केमैक्स से रिलेटेड होता है, मीन्स ई इंटू वी नॉट, वी नॉट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है फर्स्ट केस में, मान लो क्वेश्चन में दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट केस में। अच्छा, तो ये है एनर्जी, तो एनर्जी तो भाई Sc/λ1 होगा माइनस वर्क फंक्शन जो भी होगा। सेकेंड वाले केस में क्या लिखा गया है, सेकेंड वाले केस में अब पहले ये 300 नैनोमीटर था, ठीक है, λ1 ही छोड़ देते हैं। सेकेंड वाले केस में अगर बोले हम लोग केमैक्स तो वो हो जाएगा E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकेंड केस में, दिस इज इक्वल टू Sc अपॉन अब λ2 जो कि 400 नैनोमीटर हो चुका है माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है भाई, तो हमें बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंज हुए, डिक्रीज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब पहले जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो अब न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल, इनमें डिक्रीज क्या हुआ, तो डिक्रीज निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो E इंटू वी नॉट फर्स्ट केस में और E इंटू वी नॉट सेकेंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वर्क फंक्शन अपने आप कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा Sc और 1 अपॉन λ1 माइनस 1 अपॉन λ2, यही हो जाएगा। और Sc का वैल्यू 1240 नैनोमीटर वोल्ट में, नैनोमीटर रहेगा और वोल्ट में रहेगा। ठीक है भाई, Sc/E ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, ये Hc का वैल्यू जो है वो हम लोग देखो ये है E इंटू, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज E कॉमन ले लें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट केस में माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड केस में, दिस इज इक्वल टू Hc का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं E इंटू 1240 नैनोमीटर वोल्ट। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू Hc का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, Hc का वैल्यू यहाँ से देखो, Hc का वैल्यू E इंटू 1240 नैनोमीटर वोल्ट, ये हो गया। तो Hc का वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे Sc का वैल्यू डाल देते हो, कितना भाई, E इंटू 1240 नैनोमीटर वोल्ट, ये हो गया Hc का वैल्यू, और इंटू 1/λ1, λ1 है 300 नैनोमीटर माइनस 1/400 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर और इधर है 400 नैनोमीटर, ये मिल गया। अब इससे देखो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंज हुआ भाई, पहले वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल बाद वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल में डिक्रीमेंट जो आया, ई करेंगे कैंसिल और ये आ जाएगा 1240 नैनोमीटर वोल्ट, और इधर मल्टीप्लाई किया है भाई, इधर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, इधर इसको ये सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे भाई, नैनोमीटर है, नैनोमीटर कॉमन लेंगे, नैनोमीटर कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/300 ये लिखेंगे 1/300 माइनस 1/400, ये काम करने पड़ेंगे तुम्हें। और इसका जो यूनिट है वो यूनिट है नैनोमीटर, नीचे अगर कॉमन ले लिया नैनोमीटर तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा वोल्ट में, यानी कि 1240 वोल्ट, और यहाँ हो गया एलसीएम अगर बोलें तो ये हो गया 1200, तो 4 - 3 डेट इज 1 अपॉन 1200, इसका मतलब हो गया ये 1 पॉइंट समथिंग 1.1 अप्रॉक्सीमेटली इतना वोल्ट, इस तरह का मिल जाएगा ऑलमोस्ट 1 वोल्ट 1240, और इधर 1200, अगर इसको 1200 ही समझे तो ऑलमोस्ट 1 वोल्ट। आंसर देख लेते हैं भाई, कैलकुलेशन के लिए आंसर अब देख लेते हैं। देखो इसमें क्या किया हुआ है, 7 8 ये है फर्स्ट वाले का एनर्जी निकाला। अच्छा ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया भाई, एनर्जी पहले वाले का निकाला भाई Hc/λ, तो Hc का वैल्यू दिया था, लैम्डा का वैल्यू तो ये मिल गया। दूसरे वाले के लिए एनर्जी निकाला उसी तरह से
Hc का वैल्यू रख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, नैनोमीटर में था नैनोमीटर कैंसिल हो गया 3.10 4.13। Kmax हो गया E1 माइनस वर्क फंक्शन E2 माइनस वर्क फंक्शन, और दोनों सब्ट्रैक्ट किया भाई, सब्ट्रैक्ट करोगे वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का भी कैंसिल हो गया था, और ये E1 माइनस E2 कर देंगे 1.0 तो बिल्कुल वैसा ही 1.0 तो वही हम लोगों का भी आया था ऑलमोस्ट 1240 आया था और डिवाइडेड बाई 1200 आया था, तो ये उतना ही वैल्यू आएगा, ये उतना ही वैल्यू आएगा 1240 डिवाइडेड बाई 1200 इज इक्वल टू 1.03 वोल्ट। काम वही हुआ है, पहले ही इसने Hc बाई लैम्डा, Hc का वैल्यू क्योंकि दिया हुआ है तो ये Kmax निकाल लिया गया। देखो भाई पहले वाले का ही इसने Kmax यानी कि निकाल लिया गया ये एनर्जी हमारा कि ये कितना एनर्जी लेके आया था, तो ये एनर्जी जो लेकर के आया था जिसका हमें यूज़ करना है माइनस वर्क फंक्शन करेंगे तो ये मिलेगा, तो एनर्जी था Hc बाई लैम्डा, तो Hc का वैल्यू दिया हुआ था 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और यहाँ पे 300 नैनोमीटर था, नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, नैनोमीटर कैंसिल हो गया, और ये मिल गया हमारा 300 से इसको करेंगे तो मिल जाएगा हमें 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला। उस तरह से ये पहले ही निकाल लिया भाई 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस तरह से इसका भी निकाल लेंगे भाई 400 रख करके इसका निकाल लिया तो इसका आया कितना 3.10, तो इससे और आसान हो गया हमारा, पहले जब कैलकुलेट कर लिए तो कोई बात नहीं है भाई, हम लोग Hc का लास्ट में डाले वैल्यू तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले से एनर्जी भी निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने से जो आएगा हम लोग का भी सेम आंसर आ रहा है भाई 1240 डिवाइडेड बाई 1200 करेंगे 1.03 ही आएगा। इट मीन्स हम लोग अप्रॉक्सीमेटली बोलेंगे तो 1 वोल्ट हो जाएगा, तो 8 का C हुआ, देखो 8 का C हुआ अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन 1 पॉइंट समथिंग का 1.1 वोल्ट 1.05 वोल्ट ऐसा करके कुछ था ही नहीं ऑप्शन, सिर्फ 0.5 2 और 1 और 1.5 ऐसे है, तो इसलिए यही है मोर क्लोज। ठीक है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो हो गया था। चलो 9 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लिया जाए। When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, एक रेडिएशन लैम्डा है जिसका वेवलेंथ, मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। उस कंडीशन में जो हमारा Kmax होगा जो कि E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, अब रेडिएशन अगर 2 लैम्डा का हो देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V/4, तो उस कंडीशन में जो Kmax लेकर के निकलता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ये फर्स्ट केस में बोल देते हैं, सेकंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता है V/4, क्वेश्चन कह रहा है V/4। देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटेलिक सरफेस, इस मेटेलिक सरफेस का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा वेवलेंथ है Hc बाई लैम्डा, Hc बाई लैम्डा नॉट को बोलेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इससे कम वेवलेंथ होगा तो इससे ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वेवलेंथ होने का मतलब है एनर्जी कम हो जाना, वर्क फंक्शन से भी कम हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जिससे ज़्यादा होने पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इससे कम वेवलेंथ होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। कम वेवलेंथ होना वैल्यू मतलब ज़्यादा एनर्जी से स्ट्राइक करना, तो इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, तो इक्वेशन लिखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में अगर बोलेंगे तो K1 मैक्स पहले वाले के लिए तो E इंटू V01 ये है, ये हमारा है Hc बाई लैम्डा, एनर्जी लेके आया माइनस वर्क फंक्शन, Hc बाई लैम्डा नॉट बोल सकते हैं, ऐसा लैम्डा नॉट तो हमें चाहिए, ये है मिल गया। ठीक है भाई, सिमिलरली सेकंड केस में अगर बोलें K2 मैक्स तो E इंटू V02 इज इक्वल टू Hc अपॉन, अब क्या किया गया 2 लैम्डा डाला गया भाई, 2 लैम्डा माइनस क्या भाई, तो माइनस Hc बाई लैम्डा नॉट तो हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है भाई, अब ऐसे कंडीशन में पहले वाले में V बोला गया था, इसका मतलब E इंटू V, अगर इसको मैं क्वेश्चन के टर्म में लिखें तो E इंटू V पहले बोला गया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल V और दूसरे बार में स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4, तो E इंटू V इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा
माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, और यहाँ हो जाएगा E इंटू वी बाई 4 इज इक्वल टू एच सी बाई 2 लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, और हमें चाहिए लैम्डा नॉट। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ v है, यहाँ v बाई 4 है, कोई बात नहीं है। इसमें अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर हम लोग चाहे तो इक्वेट कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन से सॉल्व ही तो करना है। तो क्यों नहीं, अगर मान लो चाहे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसमें 4 से डिवाइड कर दो, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इस पूरे को हम लोग डिवाइड कर दें 4 से मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो ये वाला बन जाएगा तुम्हारा EV/4, ये बन जाएगा 1/4 से मल्टीप्लाई किए, और इधर बन जाएगा HC/4 लैम्डा माइनस HC/4 लैम्डा नॉट। ये बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, और ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि हमें तलाश है वेवलेंथ की, इस वेवलेंथ की तलाश है, इस वेवलेंथ की तलाश है। ऑप्शन में हमारा v नहीं है, हमारे ऑप्शन में लैम्डा है, इसलिए लैम्डा को रखने हैं, हमें v को हटाने हैं। तो जब EV/4 इधर भी हो गया, EV/4 इधर भी कर लिया, जानबूझ के कर लिया भाई दोनों तरफ, चाहे इसको EV बना लेते, चाहे इसको EV/4 बना लिया। तो इससे क्या होगा, v वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ लैम्डा नॉट रह जाएगा। वही लैम्डा नॉट तो हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं भाई हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से अगर लिखें तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करें तो HC/4 लैम्डा माइनस HC/4 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू HC/2 लैम्डा माइनस HC/4 लैम्डा नॉट। HC/4 लैम्डा माइनस HC/4 लैम्डा इक्वल टू HC/2 लैम्डा माइनस HC/लैम्डा नॉट, बिल्कुल ठीक है। HC शहीद हो जाएंगे, HC क्या हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे भाई, और हमें जो मिल जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। HC शहीद हो गया, और ये हो गया 1/4 लैम्डा। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, लैम्डा नॉट को एक साथ कर दूं, HC कैंसिल हो चुका है, तो बोलेंगे भाई कि 1/लैम्डा नॉट उधर गया, पॉजिटिव हो गया, माइनस 1/4 लैम्डा नॉट, माइनस 1/4 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2 लैम्डा माइनस उधर वाला आया तो 1/4 लैम्डा, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। तो 1/लैम्डा में से 1/4 लैम्डा नॉट सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा भाई, तो 3/4 लैम्डा नॉट ऐसा मिल जाएगा, x माइनस x/4, तो 3/4x मिल गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4, तो 1/4 लैम्डा ऐसा मिल जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं भाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं भाई तो मिल जाएगा हमें 12 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा नॉट, इट मीन्स लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा इज द आंसर। तो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन को दैट इज लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं भी करते तो भी कर सकते थे, 4/3 लैम्डा यहाँ से कर सकते थे, 4/3 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा, इससे हम लोग 4 कैंसिल हो जाता है, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा ऐसे भी आ जाता। तो जैसे भी आप सॉल्व करें, करना तो यही है। हम लोगों ने दोनों इक्वेट कर दिया और दोनों का राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बना दिया था इससे 1 and 2 से, राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट कर दिया और इससे हमें मिल गया आंसर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किए, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप और प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, छोटा चैप्टर है, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस गेन होता चलेगा।